नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी 1999 प्रश्न पत्र की। इसके 2 वीडियो पहले से ही अपलोड किए जा चुके हैं और यह तीसरा वीडियो है हमारा 1999 प्रश्न पत्र का। देखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं ना, यह प्रश्न पत्र अर्थात प्रश्नों के विश्लेषण की चर्चा है। कोई भी प्रश्न का जब तक पूरी तरीके से सटीक आंसर ना मिल जाए तब तक हम उसको नहीं छोड़ते हैं। और जैसा कि हमने अभी वर्ड का नाम लिया विश्लेषण, तो यहाँ पर हम प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, उसकी तोड़ मरोड़ करके कैसे उसका राइट आंसर ये है तो क्यों है ना, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ये पूरी जानकारी हम एकत्र करते हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पर। कहते हैं आपकी बातें नहीं, आपका काम बोलना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी बात करना कम ही पसंद करूंगा। सीधे आते हैं काम पर अपने। और पिछले लगातार 2-3 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए माफी, क्योंकि कुछ काम में बिजी चल रहे थे हम। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ जाते हैं आज काम पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। जो प्रश्न चल रहे हैं वो शुरुआत से चल रहे हैं। 1999 का प्रश्न पत्र आप देखिएगा तो 1 से 5 तक हमने कराया था, फिर 5 से 10 तक कराया था। आज 11वां क्वेश्चन है हमारा, लेकिन हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं तो 1 से ही करते हैं। ठीक, 1 से मतलब कि 11वां है ना। हाँ, अजंता की किस गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। काल है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी। ऑप्शन बी है हमारा 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी। ऑप्शन सी है हमारा 7वीं शताब्दी। देखिए, ये पूरा मैं ऐसे शताब्दी तो हर जगह जुड़ रहा है, तो मैं सीधे ऐसे ही लिख रहा हूँ, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, है ना। यह प्रश्न है हमारा, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 7वीं, है ना, 7वीं शताब्दी। कैसे, देखो, जो समय है इसका यहीं पर लिख लेते हैं सीधे बात। 500 से, है ना, 628 ईस्वी। इसका जो समय है 500 से 628 ईस्वी किसके काल में बनी है? तो 3 शासन काल रहे हैं, गुप्त, चालुक्य, नहीं 3 नहीं 2 है, गुप्त तथा चालुक्य काल। गुप्त तथा चालुक्य काल। ठीक, और एक पॉइंट इसका यहाँ पर है, सबसे नवीन तथा सबसे अलंकृत गुफा यही है। सबसे नवीन तथा सबसे अलंकृत गुफा यही है।
सबसे नवीन तथा सबसे अलंकृत गुफा यही है। समय क्या है, 500 से 628 ईसा पूर्व, है ना। और गुप्त और चालुक्य काल में यह बनी है। ठीक, यही तो बोला गया है कि अजंता गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है। यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं इसमें। 5वीं सदी, 6ठी सदी, 7वीं सदी। अब 7वीं सदी कैसे, 500 से 628 है ना, तो स्वाभाविक है 7वीं सदी के अंतर्गत ही आएगा ये। 6ठी सदी के अंतर्गत तब आता जब इसका समय 500 से 585 86 ऐसे कुछ होता, तो 8वीं भी नहीं आएगा और 5वीं भी नहीं आएगा, 6ठी भी नहीं आएगा, ओनली 7वीं आएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिनमें कम विश्लेषण होगा, कम व्याख्या, कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको डीप ही जानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इनमें कौन असंबद्ध है? इनमें कौन असंबद्ध है? नंबर ऑप्शन ए है हमारा मंसूर, ऑप्शन बी है हमारा मनोहर, ऑप्शन सी है हमारा बेहजाद, ऑप्शन डी है हमारा मिस्किन। ठीक, यह क्वेश्चन है। अब ये देखो, यह तो जो है हमारे मंसूर और मनोहर जहांगीर कालीन है। ठीक, जहांगीर कालीन है। इनका समय क्या रहा शासनकाल जहांगीर का, 1605 से 1627 ईस्वी। ठीक, और बेहजाद जो है यह बाबर के समय का है। ठीक, क्लियर। और यह निपुण किसमें था, ये लघु चित्रकार था मुख्यतया। यह लघु चित्रकार था। मनोहर की बात करें तो यह शिकार चित्र बनाने में निपुण था। ठीक, मिस्किन जो था वो अकबर के काल का था, है ना। 1560 इसका जो मिस्किन का है समय 1560 से 1604। ठीक, अब देखो ये अलग किस तरीके से है। ये तो हमने तो देख लिए किसके काल के हैं, जहांगीर कालीन है। जहांगीर का समय क्या है, 1605 से 1627। और ये है हमारा अकबर के काल का 1560 और 1604, इसका जो मिस्किन का समय है। ठीक है, बाकी अकबर का तो आपको जानते ही हैं कि 1455 से 1607 तक, है ना, 5 तक। मनोहर शिकार चित्रों बनाने में प्रसिद्ध था, बेहजाद लघु चित्र बनाने में प्रसिद्ध था, ये ईरान से आया था, है ना, ईरानी चित्रकार। मंसूर पक्षी चित्रकार था, है ना, और मिस्किन भी पक्षी चित्रकार था। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन असंबद्ध है, ये यही क्यों अलग है, ये जो बेहजाद है यही क्यों अलग है। तो कारण ये है क्योंकि ये तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं जहांगीर काल में। अगर जो इसको भी हम पूरा ऐसे ले करके ऐसे लें तो पूरा ये जाएगा आपका जहांगीर काल में। भाई इसका तुम समय ही देख लो, 1604 तक है ना, और ये इसमें है तो, और ये तो दूर दूर तक इससे नहीं जुड़ रहा है। मान लेते हैं शासन इसका जहांगीर का स्टार्ट हुआ था 1605 से, लेकिन पैदा तो हो चुका था, राजकुमार तो बन चुका था,
ठीक, तो इसलिए अलग है, बीजात एकदम अलग है। जैसे आप और इसका विश्लेषण करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि जैसे अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली की बात करी थी हमने, तो ये किस में जाते हैं, अकबर में जाते हैं या फिर हुमायूं में जाते हैं, है ना। तो भी दोनों में है ना, काम कर रहे हैं। तो मीर सैयद अली तो हुमायूं में ही रहेगा, और अब्दुल समद सिराजी उधर भी है, इधर भी आ जाता है अकबर के काल में भी। तो इस तरीके से आपस में मिले जुले हैं, संबंध हैं। लेकिन बेजात एकदम से अलग था, इसलिए वो अलग है ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आओ, राजपूत शैली किसका सम्मिलित रूप है। तीसरा क्वेश्चन, राजपूत शैली किसका सम्मिलित रूप है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित रूप है। आपके ऑप्शन है राजस्थानी मुगल, राजस्थानी मुगल, ऑप्शन बी है अपभ्रंश किशनगढ़, अपभ्रंश किशनगढ़, ऑप्शन सी है इसका राजस्थानी पहाड़ी, ऑप्शन डी है इसका जयपुर ईरानी। देखो, हमने अभी कहा 2 दिन से वीडियो मेरी नहीं आ पा रही थी, इसकी वजह पता है क्या, क्योंकि मेरा बहुत सारा समय इसी क्वेश्चन को खोजने में निकल गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थानी मुगल क्यों नहीं हो सकता, अपभ्रंश किशनगढ़ क्यों नहीं हो सकता, राजस्थानी पहाड़ी क्यों है ना, यही क्यों सही है, इसका आंसर तो यही है ना। और जयपुर ईरानी ये क्यों नहीं है। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं विशेषता की। देखो, जो राजस्थानी शैली का समय है वह 16वीं से 19वीं सदी है। ठीक, मुगल शैली का जो समय है 16वीं से 19वीं है। ठीक, दोनों का सेम मतलब समय सेम है। पहाड़ी शैली का जो समय है 1700 से 1900 है ना। और अपभ्रंश शैली का जो समय है 11वीं से 15वीं सदी है। जयपुर शैली का जो समय है 1727 से 18वीं सदी है। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ भी ऑप्शन में है ना, किशनगढ़ शैली का जो समय 1609 से 18वीं सदी है। ईरानी शैली का जो समय 15वीं से 16वीं सदी है। यह हमने समय की बात कर ली है। अब देखते हैं कि विशेषता क्या है, राजस्थानी मुगल, है ना। तो विशेषता में पूरी तो नहीं लिखूंगा, लेकिन राजस्थानी पहाड़ी की जरूर लिख दे रहा हूँ कि इसका क्यों है। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो मुझे पता है राजस्थानी मुगल पहाड़ी अपभ्रंश किशनगढ़ जयपुर ईरानी तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 7 की विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर, और मैंने लिखी भी है। ये मैंने 7 की विशेषताएं लिखी हैं, फिर देखा है, इसमें विश्लेषण किया है कि किसमें क्या समानता रही, किसमें क्या है, तब जाके इसका राइट आंसर पर हम पहुंचे हैं। तो मैं केवल और केवल राजस्थानी और पहाड़ी की लिखता हूँ। ये राजस्थानी हो गया और पहाड़ी की इधर। बस छोटी सी बात है, नारी इधर है, नारी सुषमा। ठीक, और इधर क्या है, श्रृंगारिक चित्रकला। पता ही चल रहा होगा इससे कि क्यों ये संबंध है ना। और मुगल की बात करें तो मुगल में ज्यादा कुछ है नहीं, सर्वप्रथम 2.25 चश्म चेहरे बने हैं, है ना। सर्वप्रथम 2.25 चश्म चेहरे बने हैं, और फिर बाद में वो 1 चश्म के हो गए हैं। हाशियों का प्रयोग, हाशिया चित्रण का प्रयोग हुआ है, हाँ। और सर्वाधिक जो रंग का प्रयोग किया गया वो रासायनिक रंग है। मुगल शैली के चित्र पान धरातल, कपड़ा,
कागज, हाथी दांत, वसली और भित्ति चित्र पर कार्य हुआ है। बस ये हो गई मुगल की। राजस्थानी की बात करें, श्रृंगारिक चित्रकला हमने लिखा है। और राजस्थानी शैली का मूल स्रोत लोक चित्रकला, अपभ्रंश शैली है ना, प्राचीन अपभ्रंश, जैन शैली था, है ना। और राग रागनियों के चित्रों की अधिकता, ये देखो पॉइंट, राग रागिनियों के चित्रों की अधिकता। देखिए क्वालिटी की बात अक्सर समस्या आती, कहते हैं बच्चे कहते हैं कि हाँ क्वालिटी की दिक्कत आ रही है, तो कोशिश करिएगा। मैं यहाँ से अच्छी कोशिश कर रहा हूँ क्वालिटी बढ़ाने की। आप भी अपने वीडियो जब देखो इसे, तो क्वालिटी आप अपने वीडियो की यूट्यूब पर जाकर के बढ़ा ले, है ना, तब क्लियर दिख जाएंगी चीजें, है ना। राग रागिनियों के चित्रों की अधिकता। अब इधर क्या है, 16 राग तथा 32 रागिनियों का चित्रण। रागिनियों का चित्रण, ठीक, ये पहाड़ी में है आपका। आ गया पॉइंट इसमें। मानवदेह आकृतियों के सौंदर्य को ही अधिक प्रतिमान मानकर चित्रण, है ना, ये पहाड़ी में है। और इधर क्या है, श्रृंगारिक काव्यों पर आधारित मानव आकृतियों की अधिकतम साज सज्जा। श्रृंगारिक काव्यों पर आधारित। मानवाकृतियों की अधिकता, मानवाकृतियों की अधिकतम साज सज्जा, श्रृंगारिक काव्यों पर आधारित तथा मानवाकृतियों की अधिकतम साज सज्जा, ठीक। इधर क्या है, मानव देह आकृतियों के, मानव देह आकृतियों के सौंदर्य को ही अधिक प्रतिमान मानकर चित्रण। मानव देह आकृतियों के सौंदर्य को ही अधिक प्रतिमान मानकर चित्रण। और लिख लो नायिका भेद, है ना, नायिका भेद चित्रण। इधर क्या किया गया है, राजस्थानी में पुरुषों, है ना, श्रृंगारिक काव्यों पर आधारित तथा मानवाकृतियों की अधिकतम साज सज्जा। इधर जितने भी पुरुष महिला चित्रों को बनाया गया राजस्थानी में, उनकी साज सज्जा अधिकतम मतलब बहुत ज्यादा करी गई है, की गई है। और पहाड़ी शैली में क्या है, मानव देह, मानव आकृतियों के सौंदर्य को ही, मतलब मनुष्य अपने आप में ही बहुत ही सुंदर कल्पना है, सुंदर छवि है ना, तो उसी को ही एक सौंदर्य का प्रतिमान मान करके चित्रण किया गया है। मतलब अलग से वेशभूषा साज सज्जा पर इतना वो प्रयोग नहीं किया गया है। पहाड़ी शैली की ये विशेषता है। और राजस्थानी की तो हमने बताई थी कि हाँ श्रृंगारिक, मतलब बहुत ज्यादा श्रृंगार। अब जैसे अब बात करते हैं, जैसे ये तो क्वेश्चन का आंसर आप मिला ही सकते हैं। इसमें कहा गया है कि राजपूत शैली किसका सम्मिलित रूप है, सम्मिलित मतलब मिला जुला, है ना। तो राजस्थानी की श्रृंगारिक चित्रकला, इधर नारी सुषमा, नारी सुषमा ही क्यों कहा गया है, क्योंकि नारियों का उत्कृष्ट अंकन, नारियों का
उत्कृष्ट अंकन जो मिला है हमारा वो पहाड़ी शैली में है। और नारियों को श्रृंगार है ना, नारियों को श्रृंगार या बहुत ज्यादा चित्रण वैसा, तो ये इधर राजस्थानी शैली में है। दोनों जगह चित्रण अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ विशेषताएं अलग हैं। यहाँ पर नारी को कुछ ज्यादा ही महत्व दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। जैसे कि आप इसकी विशेषताओं से आप पता लगा सकते हैं। देखो, हम बात करते हैं किशनगढ़। भाई, राजस्थानी शैली की मुख्य शैली कौन सी है? किशनगढ़ है। पहाड़ी शैली की मुख्य शैली कौन सी है? कांगड़ा शैली है। संसार चांदी तो सावन सिंह। तो बात करते हैं किशनगढ़ की। विशाल मूर्तियों का चित्रण, पुरुषों में छरहरी समुन्नत ललाट, लंबी नासिका, मधुर स्मित हिंगुली, पतले अधर, खंजनाकृत अरुणाभ आंखें, करड़ान तक खिंची हुई, मतलब यहाँ तक, है ना। और नुकीली चिबुक, गाल जो है नुकीले टाइप से हैं। लंबी भुजाएं, भुजाएं जो है लंबी हैं। पतली सुकुमार उंगलियां, उंगलियों की लय में है ना। और स्त्रियों में क्या है, ये तो पुरुषों की विशेषता। स्त्रियों में क्या है? लंबा मस्तक, कमानदार धनुषाकार जिसे कहते हैं, कमानदार भौवें, कमल पंखुड़ी के समान नेत्र, ठीक है, और मेहंदी रचे हाथ, और महावर युक्त जो वो लगाया जाता है पैरों में, महावर युक्त पैर, है ना। और मुक्ता युक्त नथ, ये भी पूरी, है ना। और फिर क्या है? लाल पीले रंगों का अधिक प्रयोग, प्रतीकों का सर्वाधिक अंकन, हाशिए गुलाबी व हरे रंग के झीलों का चित्रण। यह सारी विशेषताएं जो हैं एक किशनगढ़ की हैं। पहाड़ी में तो हमने देखी ली। अब देखो अपभ्रंश की। सवा चश्म चेहरे, पाल अपभ्रंश, है ना, 2.25 चश्म। जयपुर में रंगों की अपेक्षा रेखाओं का महत्व, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव है यहाँ पर जयपुर में। ईरानी में भी क्या रहा है कि ईरानी चित्र जो है रेखा प्रधान है, और 2.25 चश्म चेहरे यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ पर इसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बस इतना ध्यान रखो, राजस्थानी की क्या है और पहाड़ी क्या है, दोनों सिमिलरिटी हैं। एक पॉइंट याद रखो बस यहाँ का, कि डॉक्टर A.K. स्वामी अर्थात आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों को रखा है, ठीक। और हाशिया चित्रण तो लगभग सभी में मिल जा रहा है, ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। बस आपको ये पता चलेगा कि हाँ इसका किसका है। सम्मिलित अर्थात सिमिलरिटी, है ना, मिला जुला तो हमने बता ही दिया है। जिसकी विशेषताएं लगभग सेम हो तो वहां पर कहा जाएगा सम्मिलित रूप। बस सीधी बात ये है। क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी इस क्वेश्चन पर, आपको यदि मैं सारी विशेषताएं यहाँ पर लिखवाऊं, है ना, ईरानी की क्या है, पहाड़ी की क्या है, मुगल की क्या है, ये सारी विशेषताएं मैं लिखवा सकता हूँ, फिर कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया ना कि राजपूत और पहाड़ी का ही क्यों है, तो आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। और ये इसका क्यों नहीं है वो भी हमने बता ही दिया है, दूर दूर तक नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। राग दीपक चित्र किस शैली का है? क्वेश्चन नंबर 4। राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र किस शैली का है? ऑप्शन ए है आपका मेवाड़, ऑप्शन बी है आपका बसोली, ऑप्शन सी है आपका किशनगढ़, ऑप्शन डी है बूंदी। ठीक, बूंदी शैली। देखो 3 तो आपकी राजस्थानी शैली ही हो गई, एक पहाड़ी शैली का ऑप्शन है इसमें, ठीक। देखो राग दीपक की बात करी गई है तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन जरूर हो जाती है। हालांकि यदि अच्छे से पढ़ा है तो आप सीधे से बता दोगे बूंदी।
बूंदी क्यों है? देखो, इसका जो राग दीपक चित्र बात की गई है, राग दीपक, ये कहाँ पर है? बनारस, हाँ, बनारस म्यूजियम, भारत कला भवन, ऐसे लिखो, भारत कला भवन में संग्रहित, भारत कला भवन में संग्रहित है ये। ठीक, बस आगे आ जाओ। देखो, राग की बात आई है तो यहाँ पर हम सारी चीज लिखेंगे। अभी देखना, रागिनी भैरवी, रागिनी भैरवी, यहाँ पर चीजें लिखनी आवश्यक है। हिंडोला राग, ताकि कभी भी कंफ्यूज ना हो। हिंडोला राग, चुनार राग माला, ठीक। इस शैली का जन्म ही रागिनी चित्रों से हुआ है। जन्म रागिनी चित्रों से, ठीक, क्लियर। देखो, कितनी राग से चित्र बन गए, राग दीपक, रागिनी भैरवी, हिंडोला राग, चुनार रागमाला, और इसका तो जन्म ही रागिनी चित्रों है। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। बूंदी शैली, किशनगढ़ में आप ये के याद रखो कि बनी ठनी जो चित्र है इसका फेमस है, और चांदनी रात के गवैये भी फेमस है इसका चित्र। बसोहली, बसोहली में चित्र लिखना अनिवार्य है, जरूरी है इसको विश्लेषण के लिए। रस मंजरी, ठीक। अगला है रागमाला। मेवाड़ भी लिखना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी राग रागनियों का चित्र बहुत हुआ है। तो मेरू रागनी, मेरू रागनी है ना पहला चित्र। दूसरा क्या है यहाँ का? श्री राग रागनी मारू, श्री राग रागिनी मारू। अगला है बसंत रागिनी, बसंत रागिनी। अभी हमने बताया था कि राजस्थानी पहाड़ी का जब विश्लेषण किया था तो उसमें यही कहा था हमने कि राग रागिनियों के चित्र बहुत ज्यादा बने हैं। तो वही चीज आ रही है ना। देखो, ये भी बूंदी भी राजस्थानी का ही भाग है, मेवाड़ भी राजस्थानी का ही भाग है, ठीक। बसंत रागिनी, रागिनी, रागिनी गुमारू, रागिनी गुमारू, ठीक। और फिर है हमारा ललित रागिनी, ललित रागिनी। फिर है रागमाला, ये राष्ट्रीय कला संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संग्रहालय में संग्रहित है ना। अब देखो, इसमें हमने ये चीज क्यों लिखी? यहाँ पर तो बनी ठनी हमने किशनगढ़ बता ही दिया है, सावन सिंह, है ना। ये ही क्यों लिखा हमने? देखो, अब कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे इसमें, क्योंकि मैंने सारे राग से संबंधित जितने भी चित्र थे, सारे राग के चित्र यहाँ पर हमने बता दिए हैं। देखो, मेरू रागनी, श्री राग रागनी मारू, बसंत रागनी, रागिनी कुमारू, ललित रागनी, रागमाला, ये सारे मेवाड़ के हैं। बसोली में रसमंजरी रागमाला, देखो रागमाला दोनों जगह मिल रहा है? रागमाला दोनों जगह मिल रहा है, मेवाड़ में भी और बसोली में भी, अर्थात राजस्थानी में भी पहाड़ी में भी सिमिलरिटी है। यहाँ भी आप उसका समझ पा रहे हैं कि राजस्थानी पहाड़ी ही क्यों सही है। बूंदी राग दीपक बेचियों में संग्रहित है ना, और रागनी भैरवी, हिंडोला राग, चुनार रागमाला, इसका तो जन्म ही रागनी चित्रों से हुआ है।
क्लियर। तो देख सकते हो आप कितना सारा राग रागिनियों का चित्रण हुआ है यहाँ पर, और सेम वही पहाड़ी में भी हुआ है। क्लियर इतना। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम है। किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ है ना, शासक का नाम, शासक का नाम है। ठीक, ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन है मान सिंह, ऑप्शन बी है आपका सावन सिंह, ऑप्शन सी है आपका संसार चंद, अभी हमने बात करी थी संसार चंद की। ऑप्शन डी है हरि सिंह। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही होगी, कोई बात नहीं, मैं इसलिए बोल करके बता दे रहा हूँ। मान सिंह, सावन सिंह, संसार चंद और हरि सिंह। पूछा गया क्वेश्चन किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ, तो सावन सिंह। आंख बंद करके लगा दोगे आप क्वेश्चन, तब भी सही हो जाएगा आंसर, है ना। क्यों? मान सिंह देखो क्या थे, 1658-1706, इनका जो समय है 1658 से 1706। ये क्या थे? कवि तथा कला पारखी थे। कवि तथा कला पारखी, देखो हैं अपनी अपनी जगह तो सब महान है ना। सावन सिंह क्या थे? इसने 15 ग्रंथों की रचना की। इसका समय पहले देख लेते हैं, 1748 से 1782। अब लिख लेते हैं, इसने तो 15 नहीं 75 ग्रंथ हैं, 75 ग्रंथों की रचना की, जिसका संकलन नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। जिसका संकलन नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, बनी ठनी राधा जिन्हें कहते हैं, इन्हीं के काल में पूरा चित्रण हुआ, निहाल चंद ने करा है ना। और आ जाओ इधर, संसार चंद पहाड़ी शैली का पहाड़ी शैली के तो है ही है ये, है ना। संसार चंद कांगड़ा शैली के भित्ति चित्र संसार चंद्र द्वारा निर्मित नरमेश्वर में है। कांगड़ा शैली के भित्ति चित्र संसार चंद्र द्वारा निर्मित नरमेश्वर में है। हरि सिंह का बस 1628 1643, 1628 1643 ये कार्यकाल। ठीक, ये हमने देख लिया कि
किशनगढ़ के कवि, तो किशनगढ़ इसका राइट आंसर तो सावन सिंह है। वो तो आपको पहले ही किशनगढ़ के सावन सिंह ही हैं। हमने मानसिंह का भी देख लिया यहाँ पर 1658-1706 कवि तथा कला पारखी थे ये। संसार चंद को भी देख लिया यहाँ पर, पहाड़ी शैली के थे, है ना। कांगड़ा शैली के भित्ति चित्र संसार चंद द्वारा निर्मित नरमेश्वर में है। और सावन सिंह को थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख दिया हमने यहाँ पर, इसने 75 ग्रंथों की रचना की, रचनी की लिख दिया हमने, रचना की, जिसका संकलन नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध है। हरि सिंह 1628-1643। देखो अभी तो हम थोड़ा सा डीप चल रहे हैं, अभी एक सीरीज लाएंगे, इस थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़े से समाप्त करें हम, है ना, तो थोड़ा और फास्ट कोशिश करेंगे। फिर एक सीरीज लाएंगे डायरेक्ट आंसर पर, क्योंकि सारे क्वेश्चन को तो हमने विश्लेषण कर लिया, फिर एक बार इनका रिवीजन कर लेंगे हम सारे। तो एक साथ मुझे लग रहा है 25-30 क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगा एक, क्योंकि छोटी वीडियो ही रखूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, आप लोग को भी प्रॉब्लम आती देखने में। तो कोशिश यही रहेगी कि हाँ इसका मैं एक और लाऊंगा वीडियो, इसको सारे क्वेश्चन को सार रूप में, है ना, क्योंकि अभी तो हम डीप चल रहे हैं थोड़ा सा। तो आज की वीडियो हम यही पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भी कुछ भला हो सके, है ना। और लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।